नमस्कार दोस्तों। अभी आपने देखा आबकारी के अंदर एक नया पैटर्न आया है। पैटर्न नया नहीं है, चीज़ें हम इतनी डिटेल में पढ़ाते नहीं हैं और मुझे नहीं लगता किसी ने भी पढ़ाई होगी ये चीज़ें। ये नई चीज़ें आई है, ये अभी एसएससी में भी पूछी गई थी, चतुर्थक विचलन वगैरह। तो ये हम समझते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है, देखिए जिसने सांख्यिकी पढ़ी है उसके लिए बहुत आसानी से समझेगा वो। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है एक्चुअली में। देखिए आप समझते हो जब हम सांख्यिकी पढ़ते हैं तो हम डेटा का बहुलक, उसका माध्य, उसकी माध्यिका, ये तीनों चीजें हम निकाल रहे होते हैं। ठीक, उसी माध्यिका का एक डेटा सेट जब किसी नंबर लाइन पे या एक रेखा के निरूपण में हमें करना हो तो हमें यह पता होना चाहिए कि जैसे एक पूरी रेखा है, अगर 100% डेटा आता है इस पे, पूरा डेटा मतलब आंकड़े। मैं अभी सवाल समझाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा पहली बार लोगों को समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगेगी, पर 100% सबको समझ में आ जाएगा और 10 से 12 मिनट में कंप्लीट पढ़ा भी दूंगा। इसमें क्या होता है कि जैसे पूरा 100% डेटा है, ये यहां से लगा के यहां तक डेटा, मतलब सारी जो संख्याएं, जैसे आपको संख्या दे देगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, है ना, ये संख्याएं दे देगा आपको। ये बोलेगा इसका बहुलक बताओ, इसके माध्य बताओ, इसकी माध्यिका बताओ, या इसका फर्स्ट क्वार्टाइल बताओ, सेकंड क्वार्टाइल बताओ, थर्ड क्वार्टाइल बताओ। ये है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके। और एक सवाल आया भी है आज कि 7 14 21 35, है ना, वो मैं करवाऊंगा आपको। तो समझो ये 100% डेटा है, मैं इसको इस ग्राफ पे निरूपित करूंगा। 100% डेटा है, ध्यान समझना, ये 100% आंकड़े हैं, है ना, 100% आंकड़े हैं। इस पर एक बिंदु बना दिया मैंने Q1, ध्यान देना Q1, एक पॉइंट आ गया Q1 जिसे हम फर्स्ट चतुर्थक, पहला चतुर्थक या फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं। बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे हम Q2 बोलते हैं, है ना, Q4 क्वार्टाइल, दूसरा क्वार्टाइल बोलते हैं, जिसे हम द्वितीय चतुर्थक बोलते हैं, इसे हम माध्यिका भी बोलते हैं। तीसरा चतुर्थक होता है, इसे हम Q3 से डिनोट करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल बोलते हैं इसको। यहां पर क्या होता है, यहां से स्टार्टिंग से लगा के Q1 तक में 25% आंकड़े होते हैं, 25% डेटा होता है। Q1 से Q2 तक में भी 25% आंकड़े होते हैं, Q2 से Q3 तक में भी 25% आंकड़े होते हैं, और Q3 से लगा के जो अपर क्वार्टाइल है पूरा, इसमें भी 25% आंकड़े होते हैं। इस प्रकार 25 25 25 25 मिला के टोटल 100% आंकड़े होते हैं। अगर मैं आपको ऐसे समझाना चाहूं तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि Q1 से नीचे कितने आंकड़े होते हैं, तो Q1 से नीचे यहां से यहां तक 25% आंकड़े होते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि Q1 से ऊपर कितने आंकड़े होते हैं, तो Q1 से ऊपर देखो, अब आप यहां से लगा के यहां तक में कितना परसेंट आंकड़े हैं, तो देखो आप बोलोगे 25%, ये 25 ये 25 ये, यानी कि इनके बीच में 75% आंकड़े होते हैं हमारे। तो ये बात याद रखिएगा। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि Q2 से नीचे कितने आंकड़े होते हैं, तो 25 ये 50% आंकड़े होते हैं, और Q2 से ऊपर कितने आंकड़े होते हैं, तो 25% 25% 50% आंकड़े होते हैं। कभी पूछ ले Q3 से नीचे कितने आंकड़े होते हैं, तो Q3 से नीचे 25% 25% 25%, ये Q3 से नीचे 75% आंकड़े हो गए, और Q3 से ऊपर पूछ ले तो 25% आंकड़े होते हैं। समझ में आया होगा, ठीक, बस। ये Q1 Q2 Q3 क्या है, तो उन आंकड़ों के अंदर किसी स्पेसिफिक नंबर को दर्शाया गया है Q1 से, जिसे हम पहला चतुर्थक, यानी कि उस संख्या पर आकर के हमारा 25% होता है। एक 4-5 संख्या होगी, उसमें किसी संख्या पे आके उसका हम द्वितीय चतुर्थक, यानी कि उसको Q2 से डिफाइन करेंगे कि वो बीचों बीच है, उसके इधर भी 50% नंबर्स हैं, इधर भी 50% आंकड़े हैं। समझ में आ गया। और Q3 आ जाएगा तो Q3 के ऊपर 25% संख्याएं बचेगी, तो उसके नीचे 75% संख्याएं बचेगी। बस ये Q1 Q2 Q3 उन आंकड़ों को दर्शाने के लिए हम लोग, जैसे आपका नाम है ना चिंटू पिंटू किंटू, तो कैसे पहचानेंगे शकल से, तो उनका नाम रख दिया जाता है बस। तो ये नाम है खाली, कुछ नहीं है। तो मैं आपको समझा देता हूं, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, एक होता है अंतर चतुर्थक परास, इसे हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, ध्यान रखना। तो ये होता है Q3 माइनस Q1, रट लीजिए। 3 फॉर्मूले हैं टोटल, तीनों पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। मैं अभी सवाल कराऊंगा तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। अंतर चतुर्थक परास क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसे बोलते हैं Q3 माइनस Q1। ठीक, क्या होता है अभी सब समझाऊंगा। एक होता है चतुर्थक विचलन। देखो अभी मैंने बताया अंतर चतुर्थक परास,
परास मतलब रेंज। जब भी रेंज निकालते हैं तो सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटाते हैं। यहाँ आंकड़े उस तरीके से मत पढ़िएगा इसको, वो ओरिजिनली परास होता है, रेंज बोलते हैं उसको, ये अलग है। यहां पर ये जो अंतर चतुर्थक परास है, यानी कि हमें चतुर्थकों में रेंज निकालनी है, तो सबसे बड़ा चतुर्थक Q3 होता है और सबसे छोटा चतुर्थक Q1 होता है। इसलिए चतुर्थकों में रेंज यानी कि उसका रेंज निकालना है मुझे। यहां देखना, चतुर्थकों का डेविएशन निकालना है, विचलन निकालना है। तो क्वार्टाइल, चतुर्थक मतलब क्वार्ट है ना, क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये होता है जो हमने अभी रेंज निकाली थी, जो हमने रेंज निकाली थी Q3 माइनस Q1, उसका आधा कर देंगे ना तो आपका चतुर्थक विचलन भी आ जाएगा। ठीक, और तीसरा फॉर्मूला, आखिरी फॉर्मूला होता है इस चतुर्थक विचलन का गुणांक। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसमें क्या होता है, यही Q3 माइनस Q1 है जो यहाँ पे हमने पढ़ा, Q3 माइनस Q1 यहाँ हो गया हमारा। जैसे ही चतुर्थक विचलन निकाला तो आधा हो गया, और चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना है तो Q3 माइनस Q1 को डिवाइड कर देंगे Q3 प्लस Q1 के योग से। बिल्कुल बेसिक चीज। ठीक, चलिए अब हम सवाल समझेंगे। तो ये तीनों चीजें होती है, और ये Q3 Q1 निकालेंगे कैसे? तो Q3 Q1 निकालने के ये फॉर्मूले हैं, n+1/4 टर्म, और ये Q1 निकालना हो तो Q1 होता है n+1/4 टर्म, है ना, और Q3 होता है 3 गुना n+1/4 टर्म। तो अगर Q1 हमें पता चल गया है तो उसका डायरेक्ट हमें 3 गुना करना पड़ेगा तो Q3 निकल आएगा। और ये n क्या है? तो n है वहां पे, n हमारी आंकड़ों की संख्या, उसमें कितने आंकड़े दे रखे हैं, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन। आंकड़ों की संख्या, आंकड़े कितने हैं, आंकड़े की संख्या है। चलो पहला सवाल आपके सामने आ गया, अगर ये तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहला काम करना है कि जो भी आंकड़े दे देगा, या तो इन डेटा का आपसे माध्य पूछेगा, माध्यिका पूछेगा, बहुलक पूछेगा, या फिर अंतर चतुर्थक परास पूछेगा, या फिर चतुर्थक विचलन पूछ सकता है, या फिर चतुर्थक विचलन गुणांक पूछ सकता है। ये तीन चीजें पूछेगा। एक पूछेगा अंतर चतुर्थक परास, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ ले आपसे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये पहला पूछ लेगा, अंतर चतुर्थक परास। तो ये कैसे निकालेंगे अपन? तो ये होता है Q3 माइनस Q1, अभी तो पढ़ाया मैंने, Q3 माइनस Q1 होता है। ठीक है, एक मिनट देना यार, रिकॉर्डिंग करते समय यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि नॉइस आ जाता है और फिर हमारी जान खा जाते कमेंट में। थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आवाज़ नहीं सुन सकता हूँ मैं कि सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, समय नहीं है भाई, वरना लाइव पढ़ाता मैं ये। चलो ये पहली चीज़ होती है हमारी, है ना, ये पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ हमें क्या पूछी हुई है? दूसरी चीज़ हमसे पूछी हुई है, देखो, चतुर्थक विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन QD, QD, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? इसका आधा, यानी कि Q3 और Q1 को घटा के आधा कर देंगे। और तीसरी चीज हमसे पूछेगा, हाँ, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे? Q3 में से Q1 घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे Q3 प्लस Q1 से। बात समझे? हाँ समझ गए। बिल्कुल समझ गए। चलो अब एक एक करके चीजें निकालते हैं। तो सबसे पहला काम होता है, जो डेटा दे रखा है उसे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने पर तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। क्योंकि माध्यिका जब भी निकालते थे अपन आरोही क्रम में लिखते थे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं पर आरोही क्रम में लिखना है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम हो गया 8, देखो आरोही क्रम में लिखा तो ये आ गया 8, 10, है ना, 12, 14, 16, 18 और 20। क्लियर? अब देखो यहां पर ये जो Q1 Q3 है ना, यही तो समस्या है, यही तो निकालनी है मेन चीज। तो आप एक बात बताओ, यहां पे मैं Q1 Q3 निकालूंगा। तो चलो ये तीन चीजें पूछिए, ये तो अपन निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें Q1 पता होना चाहिए। तो Q1 कैसे निकालेंगे? तो Q1 होता है n+1/4 टर्म, फोर्थ टर्म। बताओ कैसे निकालोगे? तो आप बोलेंगे देखो यहाँ n+1, कितने पद हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है इसमें, ध्यान से समझना। 7 पद हो गए, 7 टर्म हो गई इसमें टोटल। कितनी टर्म हो गई? टोटल 7 टर्म हो गई।
बात समझना मेरी, है ना। कितनी टर्म हो गई यहाँ पे? इसमें 7 टर्म हो गई, टोटल 7 टर्म। तो n बराबर मैं कह सकता हूँ यहाँ से n बराबर मुझे 7 गिवन है, 7 पद है ना इसमें इन डेटा सेट में, है ना, 7 है। तो यहाँ लिखेंगे 7 + 1 8/2, 8/2 यानी कि 8/4 आ गया यानी कि 2। तो सेकेंड टर्म लेनी है, सेकेंड टर्म। बात समझे? सेकेंड टर्म। ये जो n बराबर 7 कैसे आया, इनको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डेटा है। तो n बराबर 7 आ गया, यहाँ 7 रखेंगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा। और तो 2 सेकेंड टर्म लेनी है, मतलब 2वीं टर्म लेनी है, 2वां पद लेना है। सेकेंड टर्म आ गया, ये Q1 आ गया हमारा, है ना। तो Q1 सेकेंड टर्म आ गया। अब जैसे ही मुझे अगर कोई पूछे कि Q3 क्या होगा, बताओ Q3 क्या होगा? Q3 तो Q3 होता है 3 गुना n + 1/4 टर्म, है ना। 3 गुना करना है इसका। तो बताओ सेकेंड टर्म का 3 गुना होता है 6th टर्म। अरे भाई 3 गुना कर लो ना गुड्डू, है ना, 3 गुना। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे जो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है, तो जो सेकेंड टर्म है वो Q1 है। तो ये जो सेकेंड टर्म आ गई मेरी, ये मेरा आ गया Q1। और 6th टर्म, 3 और 3 6, ये जो छठी टर्म है मेरी, ये आ गया मेरा Q3। बात समझे? बस अब जैसे ये वैल्यू मिली आप सवाल सॉल्व कर लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछे इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो Q3 में से Q1 घटा दो। Q3 कितना है? 18, उसमें से घटा दो Q1 है 10, 18 में से 10 गया तो 8 आया। 8 की इस ऑप्शन में यहाँ पे है, ये आंसर आ गया। अगर आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछे, चतुर्थक विचलन पूछे, तो क्या करेंगे? Q3 में से Q1 घटा के आधा करेंगे, यानी कि ये जो Q3 में से Q1 घटाया तो 8 आया। तो यहाँ पे आप 18 में से 10 घटा के आधा कर देंगे, तो 18 - 10 8 होता है, 8 का आधा 4 हो जाएगा। इसका आधा आंसर हो गया। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? Q3 में से Q1 घटाएंगे, यानी कि 18 में से 10 घटाएंगे और 18 में 10 का योग करेंगे, है ना। यस, 18 - 10 कितना आ गया? 8 बटे में 18 10 कितना आ गया? 28, है ना। 4 से काट दें, इसको काट देंगे 4 से। देखो आप बोलेंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2/7। और 1/7 होता है 14.28, तो 2/7 होगा 28.56, यानी कि 28.56 के करीब, है ना, 28 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये 0.29 आ जाएगा लगभग, 2829, है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.2856 के करीब आएगा। तो ये लगभग किसके करीब है? 0.29 के करीब है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ। क्लियर? कोई समस्या नहीं। चलो मैं 3 सवाल बता रहा हूं, पता है, 3 सवाल बता रहा हूं। ये एग्जैक्टली सवाल आया है हमारा, ये एग्जैक्टली सवाल आया है आपका 7 14 21 28 35। ये आबकारी 2025 में आया है, पता है आपको? MP आबकारी 2025 में आया है, ये समझे, ये आया है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले डेटा सेट लिखेंगे, 7 14 7 या 21, 7 चौके 28, 7 बजे 35। क्लियर? यहाँ कितने हैं? ये 3 और 3, 7 14 21 28 35। ठीक है, n बराबर कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। 5 संख्याएं हैं यहाँ पे, 5 डेटा सेट है। चलो अब हमें Q1 निकालना है। तो Q1 क्या होता है? तो वो होता है n + 1/4 टर्म, n + 1/4 टर्म, ठीक है। Q3 क्या होता है? Q3 तो वो होता है इसका 3 गुना, 3 गुना ऑफ n + 1/4 टर्म, ठीक। चलो तो यहाँ पे n रखो, तो n कितना है? 5 है। तो n का मान आ गया 5, 5 + 1 6, 6/4, 6/4 क्या होगा? 3/2, यानी कि 1.5। तो 1.5 टर्म, है ना, 1.5 टर्म लेनी है, 1.5 टर्म लेनी है। बात समझे? और यहाँ इस 1.5 टर्म का 3 गुना करो, तो यहाँ लेनी है 4.5 टर्म। 1.5 का 3 गुना क्या होगा? 1.5 का 3 गुना 4.5 टर्म, तो 4.5 टर्म लेनी है, ठीक। चलो अब दिक्कत क्या है पता है यहाँ पे, कि आप बोलोगे ये 1.5वीं टर्म कौन सी होती है भाई? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आपको। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली जो ऑप्शंस बता रहे हैं लोग, वो बोल रहे हैं तीसरा चतुर्थक बताओ। अब तीसरा चतुर्थक मतलब Q3 पूछ रहा है, तो Q3 क्या होगा? तो देखो Q3 निकालना, इस सवाल एक्चुअली में ये 3 सवाल नहीं आए हैं, ये नहीं आए हैं।
इस सवाल में आया है कि निम्न आंकड़ों का मतलब ये 7, 14, 21, 28, 35 का तीसरा चतुर्थक बताओ। तीसरा चतुर्थक किसको बोलते हैं? ये तीसरा चतुर्थक ही तो, तीसरा क्वार्टाइल। तो 4.5 टर्म अगर इसकी निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक बात बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा टर्म तो 28 है, तो 4.5 टर्म यानी कि 28 और 35 के बीच में कोई ना कोई ऑप्शन रहा होगा एग्जाम में। एग्जैक्टली तो स्टूडेंट को याद नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। Q1 निकालना है आपको, जो कि डेढ़ टर्म है ना, तो ध्यान देना यहाँ पे मैं समझाता हूँ Q1 कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से। देखो यहाँ पे डेढ़ टर्म निकालनी है, सबसे पहले डेढ़ निकालनी है तो पहली टर्म तो लेनी है। पहली टर्म 7 तो आएगी प्लस, अब ये 1 ले लिया, 1 मतलब पहली टर्म तो लेनी है ना। अरे डेढ़ कहाँ आएगा, पहली और दूसरी के बीच में आएगा, मतलब 7 से बड़ा ही आएगा, तो 7 लिख लो प्लस। अब ये जो आधा बचा है ना, आधा, इस आधे को लिखो 0.5 और इसमें मल्टीप्लाई करो। एक से बड़ा दूसरा टर्म होता है, तो दूसरा टर्म कितना आ गया 14। मतलब मैं ये लिख रहा हूं कि ये जो आधा बचा है, आधा लिखो और उसको अगली टर्म, आधे से अगली टर्म दूसरी होगी, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो यहाँ पे, बस ये करना है। तो देखो यहाँ पे 7 तो आएगा ही आएगा, प्लस आधे का गुणा करना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 14 है माइनस फर्स्ट टर्म 7 है, तो 14 माइनस 7 7 आएगा। 7 का गुणा आधे में करोगे तो 7 का आधा 3.5 हो जाएगा, तो 7 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10.5, 10.5 आ जाएगा। तो ये हमारा Q1 की वैल्यू आ चुकी है 10.5, यहाँ पे समझ में आया। ऐसे Q3 निकालना है, तो Q3 तो बहुत आसान है भाई, 10.5 का 3 गुना करना है। या छोड़ो ना, आप इसको ऐसे कर लो, 4.5 दे रखा है, वैसे डायरेक्ट ही निकाल लो ना, वैसे डायरेक्ट ही निकाल लो, उसका 3 गुना कर लो, तो 10.5 का 3 गुना, तो 10.5 का 3 गुना करना है, तो कितना आएगा भाई 10 या 30 ये और 1.5 ये 31.5 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको एग्जैक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे आया भाई ये 31.5? देखो यहाँ 4.5 टर्म लेनी, तो चौथी टर्म क्या है 28 है। ध्यान देना, चौथी टर्म क्या है 28, ये चौथी टर्म ले ली 28 प्लस। अब ये जो आधा बचा है ना, आधा, इस ये जो 0.5 बचा है ये आधा, इसमें मल्टीप्लाई करना है 28, ये तो चौथी टर्म है, तो इसकी अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा दो, यानी कि 35 में से पिछली टर्म 28 घटा दो। तो देखो यहाँ पे आ गया 28 और प्लस आधा ऑफ कितना, ये आ गया 7, तो वही 7 का आधे में गुणा करना है, तो 28 में जोड़ देंगे 7 का आधा 3.5, तो 28 और 3 31.5। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये जो 31.5 था ये डायरेक्ट Q1 का 3 गुना होता है Q3 हमेशा, या आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये आ गया। अब ये Q1 Q3 पता है, तो आपसे क्या पूछा था पता है एग्जाम में, Q3 बताइए, तो Q3 बताइए, यानी कि 31.5 आपके ऑप्शन में रहा होगा, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे Q3 की वैल्यू आ गई, पर ये तो Q1 Q3 निकाला है, आपसे 3 सवाल और पूछ सकता है, जो कि ये है अंतर चतुर्थक परास। तो देखो ध्यान से समझना, आप डायरेक्ट निकालेंगे अपन। यहाँ पे अगर ये पहला सवाल पूछ ले अंतर चतुर्थक परास, तो ये क्या होता है, ये होता है Q3 माइनस Q1, समझ में आया। तो Q3 में से Q1 घटाओ, तो Q3 कितना है 31.5, इसमें घटा देगा 10.5, कितना आएगा बताओ 21 आ जाएगा। 21 आधे में से आधा गया और 31 में से 10 गया 21, तो अंतर चतुर्थक परास अगर इन्हीं आंकड़ों का पूछ लेगा तो 21 आएगा। चतुर्थक विचलन क्या आएगा, बस यही जो 21 आया है मेरा, अरे Q3 में से Q1 घटा के आधा कर दो, यही तो होगा। तो 21 का आधा कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, तो 10.5 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आपसे ये पूछ ले बताओ कि चतुर्थक विचलन गुणांक बताओ, तो Q3 में से Q1 घटाएंगे, तो Q3 में से Q1 घटाएंगे और बटे में Q3 में Q1 जोड़ देंगे। क्लियर कट, यस। Q3 में से Q1 घटाया तो 21 आया, Q3 में Q1 जोड़ दिया, भाई जोड़ दो इसमें, ये 31 और 10 41, 31 और 10 41 और ये आधा आधा जोड़ दो तो 42, तो 21 गुना 42 यानी कि 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/2। तो अगर चतुर्थक विचलन गुणांक पूछ ले कल से आपकी किसी शिफ्ट में, तो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। मेन क्या चीज़ है पता है, Q1 और Q3 निकालना, अगर ये निकल गया तो सब कुछ आसान है। बात समझे गुड्डू? चलो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। एक सवाल और है, इसको करके बताइए जरा। ये बताइए जरा, यदि चतुर्थक विचलन 8 है और चतुर्थक विचलन गुणांक 0.4 है, तो पहला और तीसरा चतुर्थक की गणना करो। ऐसे भी दे सकता है थ्योरेटिकल,
कैसे करोगे, कैसे करोगे? लाइक तो कर दो वीडियो को। कैसे करोगे? देखो चतुर्थक विचलन पूछा है, चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन अभी बताया था, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है? Q3 में से Q1 घटा देंगे और उसको आधा कर देंगे, ये होता है क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। यही तो है चतुर्थक विचलन गुड्डू। याद आया? चतुर्थक विचलन इसी को तो बोलते हैं चतुर्थक विचलन। ये हमें दे रखा है और इस चतुर्थक विचलन की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो 8। तो इस 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो यहां से Q3 में से Q1 गया तो किसके बराबर आया? 8 दूनी 16 के। बात समझे? ठीक, समझ गए। अब दे रखा है चतुर्थक विचलन गुणांक, तो देखो चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होता है? अभी तो पढ़ा अपन ने, Q3 में से Q1 घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे Q3 प्लस Q1 से। बताइए, Q3 में से Q1 घटाएं, Q3 में से Q1 गया तो 16 आया और बट्टे में क्या है? Q3 प्लस Q1 है। और चतुर्थक विचलन गुणांक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0.4 दे रखी है, 0.4। बताओ, देखो यहां से पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा। 4 से 16 कटेगा 4 बार और 4 धाम 40, तो इसकी वैल्यू 40 के बराबर, यानी कि Q3 प्लस Q1 का मान 40 आ गया, योगफल। तो Q3 और Q1 का डिफरेंस दे रखा है मुझे 16 के बराबर और योगफल दे रखा है 40 के बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो आगे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो Q3 अगर मुझे चाहिए तो Q3 क्या आएगा? इन दोनों संख्याओं के योग का आधा, यानी कि 40 और 16 जोड़ दो और आधा कर दो। 40 16 56, 56 का आधा 28 आंसर आ जाएगा। ये Q3 हो जाएगा। और अगर आपसे Q1 पूछ ले तो, मतलब ये बाद वाली पूछ ले, Q1 पूछ ले तो इन दोनों के डिफरेंस का आधा, यानी कि 40 में से 16 घटा के आधा कर दो। 40 माइनस 16 24, 24 का आधा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24/12 आंसर। ठीक है, ये होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया, मतलब इसमें यही सवाल बनते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट था। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक नया बैच हमारा शुरू हो रहा है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। आपके एग्जाम से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये इस तरीके की जितनी भी वैरायटी बनती है, जो व्यापम ने अब तक नहीं भी पूछी होगी, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस बैच में आपका नंबर बूस्टअप होगा। इस बैच में अगर आपके पास आपने पहले कहीं से पढ़ रखा है तो ये बैच आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रैक्टिस बैच के तौर पर बहुत हेल्प करेगा आपकी, कम समय में आपका रिवीजन भी करेगा, आपको नए नए क्वेश्चंस अच्छे लेवल के पढ़ने को मिलेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, आपके नंबर इंक्रीज ही होंगे इस बैच से। ये ब्रह्मास्त्र बैच हमने इसका नाम दिया है। 699 रुपये में आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हो। एग्जाम से पहले हम लोग कंप्लीट आपका कोर्स करवा देंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। क्लास कैसी लगी कमेंट करना, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा आपकी। बाय बाय।